वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ MCQs, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारत निम्नलिखित में से किस संधि सम्मेलन का सदस्य है। हमें इसमें से बताना है कौन सा वाला ये कितने सही है। हमारा फर्स्ट दे रखा है बुडापेस्ट संधि 2001, सेकेंड वाला पेरिस कन्वेंशन 1998, थर्ड दे रखा है बर्न कन्वेंशन 1928, फोर्थ दे रखा है पेटेंट सहयोग संधि 1998। हमें इसमें से बताना है जो हमारा भारत किस संधि या सम्मेलन का सदस्य है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। ये हमारा जो भारत है इन चारों का ही सदस्य है। भारत IPR से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का सदस्य है। पेटेंट प्रक्रिया की परियोजना के लिए सूक्ष्म जीवों के भंडार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर बुडापेस्ट संधि 2001, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1998, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के बर्न कन्वेंशन 1928 और पेटेंट सहयोग संधि 1998, चिन्हों को अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौते से संबंधित प्रोटोकॉल 2013। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, डी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा हमें प्लास्टिक मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बने बहुलक है। सेकेंड वाला है प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है। थर्ड वाला है प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे कि बिस्फेनोल A, BPA अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है। फोर्थ वाला है दक्षिण अमेरिका प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। में केवल हमारे 3 सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लेकिन जो हमारा फोर्थ वाला है वो रॉन्ग है। फोर्थ वाला क्या है, जो हमारा यहाँ पर दक्षिण अमेरिका नहीं, यहाँ पर कौन, एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ वाला फोर्थ रॉन्ग होगा, बाकी फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड तीनों ही सही होंगे। प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है जो मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है, इसलिए फर्स्ट सही है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे मोनोमर्स को रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे कि बिस्फेनोल A, BPA अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर है, इसलिए जो हमारा फोर्थ वाला है वो सही नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, भारत में बाल श्रम पर अंकुश लगाने की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है संविधान के अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि 14 वर्ष के से जो कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता। सेकेंड वाला है संविधान का अनुच्छेद 24 निर्देश देता है कि श्रमिकों और पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए। थर्ड वाला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पेंसिल बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, ए। इसमें केवल हमारा एक सही है, थर्ड वाला, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है। संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, ना कि 39 में। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 24 होगा फर्स्ट में, और सेकेंड वाले में संविधान का अनुच्छेद 39 निर्देश देता है कि श्रमिकों और पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 39। ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। बाल श्रम रोकने हेतु अन्य पहल, बाल श्रम संवैधानिक और विधिक प्रावधान। अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है।
अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि श्रमिकों और पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 जो है हमारा 86 के प्रावधानों का प्रभावी परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 में पेंसिल बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी परिवर्तन मंच पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसलिए जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा हमें, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण बृहस्पति को समर्पित पूर्व गैलो रोमन मंदिर के स्थल पर किया गया है। सेकेंड वाला, इसका निर्माण 1160 में बिशप मोरिस डी सूली के अधीन शुरू हुआ था। थर्ड वाला, ये अपनी वास्तुशिल्पी विशेषताओं जैसे रिब, वोल्टिंग और फ्लाइंग बटरेस के लिए प्रसिद्ध है। हमें इसमें से बताना है कौन सी विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन है। फर्स्ट दे रखा है सेंट पीटर्स बेसिलिका, सेकेंड वाला है नोटे डेम कैथेड्रल, थर्ड वाला है जो हमारा वेस्ट मिनिस्टर एबी, फोर्थ दे रखा है चार्टेस कैथेड्रल। हमें इसमें से बताना है किसका सबसे अच्छा वर्णन है। जो इसका हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी, नोटे डेम कैथेड्रल का सबसे अच्छा उदाहरण है। नोटे डेम कैथेड्रल एक मध्ययुगीन कैथोलिक कैथेड्रल है जो फ्रांस के पेरिस में सी नदी के एक द्वीप पर स्थित है। यह कैथेड्रल वर्जिन मेरी को समर्पित है और इसे फ्रेंच गोथिक वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऐसा माना जाता है कि नोटे डेम का निर्माण बृहस्पति को समर्पित एक पूर्व गैलो रोमन मंदिर के स्थल पर किया गया था। फ्रांस में ईसाई धर्म के आगमन के बाद उसी स्थल पर 4 चर्च बनाए गए। नोटे डेम का निर्माण 1160 में बिशप मोरिस डी सूली के अधीन शुरू हुआ और 1260 तक इसका अधिकांश निर्माण पूरा हो गया। इसमें कांटों का पवित्र मुकुट रखा गया जो क्या है यीशु के क्रूस सूली पर चढ़ने से प्राप्त पवित्र अवशेषों में सबसे कीमती वस्तु है। इसके साथ ही इसके अवशेषों में क्रूस का एक टुकड़ा जिस पर उन्हें कीलों से ठोका गया था, एक कील भी शामिल है, इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, केसलर सिंड्रोम और प्रोजेक्ट नेट्रा जो कभी कभी समाचारों में रहता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट दे रखा है साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, सेकेंड वाला है दृष्टि और दृष्टि संबंधित समस्याएं, थर्ड वाला है अंतरिक्ष मलबा और उपग्रह ट्रैकिंग, फोर्थ दे रखा है जलवायु परिवर्तन और आपदा लचीलापन। हमें इसमें से बताना है ये किसका से संबंधित है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, अंतरिक्ष मलबा और उपग्रह ट्रैकिंग। इसका आंसर सी होगा। प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। इसका उद्देश्य भारतीय उपग्रहों को टकराव से बचाना है। यह प्रणाली अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता एसएसए पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाती है। दूसरी ओर केसलर सिंड्रोम एक सैद्धांतिक परिदृश्य है जहां अंतरिक्ष मलबे का संचय एक महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है जिससे टकराव की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। केसलर सिंड्रोम अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की बढ़ती संख्या से केसलर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है जिसमें कक्षा में मलबे का घनत्व बढ़ जाता है जिससे टकराव तथा मलबे और अधिक निर्माण की संभावना बढ़ जाती है। प्रत्येक टक्कर से अधिक मलबा उत्पन्न होता है जिससे आगे और अधिक टक्करों की संभावना बढ़ती है तथा पृथ्वी की निचली कक्षा के अनुपयोगी हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह एक अमेरिकी जलवायु उपग्रह से टकरा गया जिससे हजारों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए। इस प्रकार दोनों शब्द अंतरिक्ष मलबे द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्र जैसे वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों के महत्व को उजागर करते हैं। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है श्रीनगर, सेकंड दे रखा है जयपुर, थर्ड दे रखा है मैसूर। इसमें से हमें बताना है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। किस किस को दी गई है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, सी। इसमें श्रीनगर, जयपुर, मैसूर सभी को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। व्याख्या, विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा WCC विश्व जो शिल्प शहर के कार्यक्रम के तहत 2014 में आरंभ की गई। विश्व शिल्प शहर पहल शिल्प के माध्यम से सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान के लिए शहरों को मान्यता दी है।
वर्ष 1964 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित WCCISBL का उद्देश्य सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में शिल्प की स्थिति को बढ़ावा और समर्थन एवं मार्गदर्शन के माध्यम से शिल्पियों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना है। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, जयपुर राजस्थान, जो है मामल्लापुरम तमिलनाडु और मैसूर कर्नाटक को WCC द्वारा विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17 उपासना स्थल अधिनियम 1991 की व्याख्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि किसी उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 26 जनवरी 1950 की स्थिति से अपरिवर्तित बनी रहेगी। सेकेंड वाला है प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत प्राचीन स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उपासना स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान 15 अगस्त 1947 की स्थिति से अपरिवर्तित बनी रहेगी, ना कि 26 जनवरी 1950 की स्थिति से। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, बी। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का उद्देश्य 15 अगस्त 1947 की तरह उपासना स्थल की जो धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना और जो है विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। यह इस स्थिति से पहले के धर्मांतरण से संबंधित सभी कानूनी कार्रवाइयों को समाप्त कर देता है तथा नए मामलों को रोकता है। यह अधिनियम अयोध्या विवाद, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जैसे अधिनियम से छूट दी गई। अयोध्या विवाद के अलावा अधिनियम में निम्नलिखित को भी छूट दी गई है। कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है या प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाला कोई भी पुरातात्विक स्थल है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने सहित दंड का प्रावधान है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान में भारत कार्यकारी बोर्ड का गठन किया। सेकंड वाला है, उन्होंने वर्ष 1929 में बर्लिन में विश्व महासंघ की स्थापना की। थर्ड वाला है, उन्हें वर्ष 1932 में विश्व महासंघ के संपादक और अफगानिस्तान के अनौपचारिक दूत के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हमें इसमें से बताना है किसी के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन है। फर्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड है राजा महेंद्र प्रताप सिंह, थर्ड वाला है लाला लाजपत राय, फोर्थ है बाल गंगाधर तिलक। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 20 का आंसर होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1886 से लेकर के जो हमारा 1979 एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1940 में जापान में भारत कार्यकारी बोर्ड का गठन किया। उन्होंने वर्ष 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य काबुल में भारत की अंतरिम सरकार बाग-ए-बाबर की स्थापना की। वर्ष 1929 में महेंद्र प्रताप ने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की, जिसका आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र के गठन पर प्रभाव पड़ा। वर्ष 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया तथा उन्हें हिंदू देशभक्त विश्व महासंघ के संपादक और अफगानिस्तान के अनौपचारिक दूत के रूप में मान्यता दी गई थी। तो जो इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19, सीमा सुरक्षा बल BSF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई थी। सेकेंड वाला BSF रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। थर्ड वाला यह भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है तथा सर्फ क्रिक और सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाता है। फोर्थ वाला है BSF प्रतिवर्ष प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करके संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड है वो रॉन्ग है। BSF जो है किसके, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, ना कि रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर क्या होगा, गृह मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई थी, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। BSF एक एयर विंग, मरीन विंग एवं तोपखाना रेजिमेंट और कमांडो इकाई है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। लगभग 2.6 लाख कर्मियों वाला BSF बल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के साथ और नक्सल विरोधी अभियान क्षेत्रों में तैनात है। BSF जलवायु यानों के आधुनिक बेड़े का उपयोग करते हुए अरब सागर में सर क्रीक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो सही है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष विभिन्न वैश्विक स्थानों पर प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करके संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भूमिका निभाई जाती है, इसलिए जो हमारा फोर्थ है वो भी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड है वो रॉन्ग है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हॉर्नबिल फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में अंतर जनजाति संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सेकेंड वाला यह दिवस हॉर्नबिल पक्षी की भव्यता के उपलक्ष्य में नवंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। थर्ड वाला है हॉर्नबिल पक्षी जिसके नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है, नागा जनजाति नृत्यों, गीतों और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व रखता है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर क्या होगा? बी। इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड वाला है वो रॉन्ग है। यह जो है यह त्यौहार जो हमारा रहता है नागा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित, सुरक्षित तथा पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, तो इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो रॉन्ग है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल जो है महोत्सव नागालैंड में अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने हेतु मान्यता मनाया जाता है। यह राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड की राज्य सरकार द्वारा आयोजित सबसे बड़े स्वदेशी त्योहारों में से एक है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह त्यौहार नागा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित, सुरक्षित तथा पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। इस त्यौहार को नागालैंड में त्योहारों का त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार का नाम जो हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा लोगों के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसनीय पक्षी है। यह त्यौहार इस पक्षी को श्रद्धांजलि है जो अपनी भव्यता और सतर्कता के गुणों के लिए जाना जाता है। यह पक्षी नागाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से भी निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसा कि विभिन्न आदिवासी नृत्यों, गीतों और लोक कथाओं में परिलक्षित होता है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जनजाति लोगों की संस्कृति और परंपरा को उजागर करता है तथा नागालैंड की पहचान को मजबूत करता है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा? बी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।